बड़ी आश्चर्य होगा आपको ये जान के, एक प्रोडक्ट यानी एक डोनट है, लेकिन डोनट एक बिजनेस है। सुपर डोनट, डंकिन डोनट, मेडोवर डोनट, डोनट ही है एक प्रोडक्ट। हमने कोरोना के बीच में लगा कि क्या करना है, पूरे दिन में कुछ समय नहीं था, तो हम 1-2 रेसिपीज ऐसे ही सिखा देते थे फेसबुक पेज पे। कोरोना के टाइम पे 100 रुपीज किया कि अब लोगों के पास पैसा नहीं है, ये सोच वो 500 लोगों ने एनरोल किया। सो आज न केवल यहाँ हम जब उसको देखते हैं तो उसमें भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, यूक्रेन, वहाँ तक के लोग जो इंडियंस वहाँ गए होंगे, जो हमारी लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी भाषी हैं, वो भी उसको फॉलो करते हैं। आपका एक पिक्चर भी देखा था, आप राष्ट्रपति भवन में रिसेंटली गए थे ट्रेनिंग देने के लिए। सो स्किल पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि हर उस आदमी को स्किल देने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जॉब तो दे नहीं सकते सबको, तो कम से कम स्किल तो दिया जाए। मैं बात करूं JW मैरिट की, तो उसमें BS से ऑडिट होता है, ब्रांड स्टैंडर्ड ऑडिट। बफे से खाना डिस्कार्ड होता है तो डस्टबिन में जाता है, या फिर बफे से खाना अगर अच्छा है, सही है, तो किसी NGOs में जाता है। बफे का खाना किचन में कभी वापस नहीं आता। डिलीवरी वैन का टेम्परेचर -21 डिग्री और -18 डिग्री के बीच में नहीं है, और माइनस का कोई खाना आना है तो जो बूचरी के शेफ होते हैं उस खाने को रिसीव नहीं करेंगे, मना करेंगे। कलर कोडेड चॉपिंग बोर्ड है। आप अगर फिश लेंगे तो ब्लू होगा, आप अगर रेड ब्राउन लेंगे तो उस पर मीट चिकन होगा, ऐसे करके डिफरेंट कलर कोडेड है। आपके जो कोर्सेज हैं वो बाकी सब के मुकाबले कहीं ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली हैं, उसका क्या कर रहे हैं? आपको नहीं पता तो आप जिसको भी रखेंगे मैनेजर ऑन बोर्ड, वो अपनी नॉलेज से आपको चलाएगा। जिस दिन वो जाएगा उस दिन नॉलेज भी उसके साथ चली जाएगी। मोस्ट ऑफ द शेफ जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनके रेस्टोरेंट की बुकिंग फिल हो जाती है जी। सेम लाइक IRCTC में आपका तत्काल टिकट बुक हो जाता है, सब पहले से भर के रखते हैं अपना पूरा। आप देखेंगे कि किसी भी भटूरे की शेप आपको ऐसी नहीं मिली होगी कि वो आपको डिफ्लेक होके मिला हो, वो बिल्कुल परफेक्ट भटूरा मिला है। आप उसको टच करेंगे तो आप उससे ऑयल नहीं निकाल सकते। तो हमारी डिमांड, इंडियंस की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द योगेश एंड प्रणव शो के एक नए एपिसोड में। मैं और प्रणव आपको मिलवाते हैं ऐसे लोगों से जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग हटके काम कर रहे हैं। आज का जो ये एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाला। अच्छा, मैंने वर्ड यूज़ किया टेस्टी, सो दैट मीन्स थोड़ा सा इसको अगर हम को रिलेट करेंगे तो इसको टेस्टी बनाने वाले हमने आज बहुत ही नोन इंडस्ट्री के जो शेफ़ हैं उनको आज इनवाइट किया अपने शो पे। शेफ़ बालिंदर सिंह, जो कि 25 प्लस ईयर का उनको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, आज हमारे साथ में है। आइए उनका स्वागत करते हैं अपने शो पे। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट शो पे आए। थैंक यू बोथ ऑफ यू टू इनवाइट मी थैंक यू हियर। शेफ फॉर कमिंग। तो शेफ, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप शेफ कैसे बने? ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे लिए, जो कि अब सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है सबसे जी। पहले। एक तो मेरी फैमिली आर्मी बैकग्राउंड से थे। मेरे फादर जो थे वो सर्विसेज से रिटायर हुए थे। मेरे भैया इंजीनियर जी। हैं, एंड घर में और भी इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं। एक फील्ड ये बचता था होटल, हॉस्पिटलिटी, जिसमें जिसमें कोई नहीं था। जी। और मुझे भी पहले जो मेरा मन था वो NDA में जाने का था, CDS में जाने का था, बट वो कहीं ना कहीं क्रैक नहीं हुआ। तो उसके बाद जो मैंने सीखा, जो मेरे घर में अक्सर मेरी फैमिली में रहा, या फिर जो मेरे व्यवहार में मैंने देखा कि मुझे ये लगा कि डिसिप्लिन्ड जो जॉब हैं वो सारी यूनिफॉर्म वाली जॉब है। जी। या तो वो सर्विसेज वाली हैं, या वो डॉक्टर्स हैं, या वो शेफ्स हैं। कि आप ये मानिए कि जितना डिसिप्लिन होके एक शेफ काम करता है, आर्मी में इतना ही डिसिप्लिन होके एक आर्मी मैन काम करेगा, नेवी, सब, एयरफोर्स, कुछ भी हो, या डॉक्टर्स काम करेंगे। फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में जैसे एक पेशेंट अपनी जान गंवा देगा, सेम ऐसे ही फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में एक डिश अपनी जान गंवा देगी। आपकी जो डिश बहुत टेस्टी बनने वाली है, अगर आप थोड़ा सा भी उसमें 1 सेकंड 2 सेकंड का फ्रैक्शन कर देंगे तो आपका अनियन जो बहुत अच्छे से फ्राई होना था वो बर्न हो जाएगा। सेम ऐसे ही जो बहुत शानदार कलर आने वाला था, गोल्डन ब्राउन होने वाला था, आपने ओवन में उसको थोड़ी देर और रखा, अपनी कुकी मैक्रोन को, और वो बर्न हो गया। जी। सो जो टाइम बाउंडिंग और डिसिप्लिन वाली जॉब है वो होटल की जॉब है, चाहे वो सर्विस है, फ्रंट ऑफिस है, हाउसकीपिंग है, या शेफ है। सो मुझे मेरी फील्ड लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, और आफ्टर 12 मैंने ग्रेजुएट किया अपने आप को, और ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया। तो जब आपने ये डिसाइड किया कि हाँ, मुझे शेफ बनना है, तो जब आप बने, जी। जब आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, उस टाइम पे बहुत मतलब
कम शेफ होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा लोग शेफ नहीं होते थे। तो जब आप बने शेफ तो लोगों का क्या ओपिनियन था कि शेफ बनने के बाद इसको कैसे, जैसे जैसे आर्मी को लेके ऑब्वियसली जैसे जी, आपने बताया कि आपको खुद आपकी फैमिली में है, आपको भी एक था कि मुझे एनडीए में जाना है। जी। तो शेफ बनने के बाद आसपास के लोगों का क्या था ओपिनियन या रिएक्शन कि कैसे आपको ट्रीट किया जाता था, एक एक जो होता है ना किसी प्रोफाइल को लेके? जी, देखिएगा मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, वो गाँव का बैकग्राउंड है। उत्तर जी। प्रदेश में एक गाँव हुँ। है जहाँ पे मेरी पैदाइश थी। सो मैं जब अपना वो दिन 25 साल पुराना याद करता हूँ और मैं आज अपनी लग्ज़री देखता हूँ कि अब लाइफ़ में जो सम्मान और जो और भी फाइनेंस जो भी है, जो जी, जी। मटेरियलिस्टिक्स चीज़ें हैं, वो सब कुछ शायद मैं कुछ और करता तो मुझे नहीं मिल पाता। कुछ भी करता चाहे मैं एनडीए में जाता या इंस्पेक्टर बन जाता। जितना मैं अपने आप को सैटिस्फाइड अब महसूस करता हूँ कुछ और करके शायद नहीं हो पाता। इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग मतलब लाइफ हुँ, में जो भी हुँ, है हुँ। मान-सम्मान जहाँ पे भी आज मैं बैठा हुआ हूँ, जिन गुरुओं की वजह से। और उस टाइम तो आपको हँसी आएगी कि लोग बोलते थे कि होटल में बिस्तर बिछाने वाला भी कोई डिप्लोमा होता है क्या? बिस्तर ही तो बिछाता होगा। राइट। बावर्ची तो फिर भी ये हाँ, हाँ। रिस्पेक्ट वाली बात है। जी, बिस्तरे ही तो बिछाता होगा या फिर हो सकता है बर्तन मांजने की भी कोई ट्रेनिंग होती है या फिर जी, खाना परोसने की भी ट्रेनिंग होती है। मतलब इस पे तुम्हें 3 साल लगेंगे। राइट। तो वो हाँ। 3 साल का डिप्लोमा में मुझे ये जवाब देना भारी हुआ मेरे गाँव में कि 3 साल का डिप्लोमा क्यों है? ये तो 3 दिन का काम है, हम बता देंगे रोटी कैसे खिलाते हैं लोगों को। तो उनके लिए तो वो बहुत ऐसा था कि ये लेम वर्क था कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की क्या ज़रूरत है? हुँ। हाँ। 25 साल पहले। आज तो आप ये मानिए कि स्किल की जब हम बात करते हैं, जब हम वर्ल्ड स्किल, इंडिया स्किल बात करते हैं, तो नेल पेंट भी एक स्किल है। इस पे भी वर्ल्ड कंपटीशन होता है। पहले वो इंडिया में होता है नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक। उसके बाद मतलब नेशनल और रीजनल और स्टेट लेवल पे, उसके बाद ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है। तो स्किल है आज ये अपने आप में बहुत अच्छा। शेफ़ जैसे आपने बोला कि एक चैलेंज आपने फ़ेस किया, आपने अपने आर्मी बैकग्राउंड जो आपके फैमिली का था, उसके अंदर आपने ये डिसाइड किया कि मेरे को ये करना है। आज की डेट के अंदर अगर कोई बच्चा उसका मन है मेरे को होटेलियर बनना है या मेरे को शेफ़ बनना है, वो अपने पेरेंट्स को कैसे समझाए कि मेरे को ये चीज़ करनी है या इतनी अवेयरनेस ऑलरेडी हो चुकी है? मैं इससे ज़्यादा इस सवाल को ऐसे लेना चाहूँगा कि किस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि वो शेफ़ बन सकता है। हुँ, हुँ, उसके लिए कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए? सबसे पहले तो क्योंकि जो हमें बाहर की लाइफ़ दिखती है, जो हमें सेलिब्रिटी शेफ़्स दिखते हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग वो वहाँ पे बड़ी आसानी से नहीं पहुँचे। अगर आज मैं 25 साल के बाद आपके सामने बैठा हूँ, तो इसको 25 साल लगे हैं यहाँ तक आने में। मैं हुँ, अपने से सीनियर शेफ़ को बात करता हूँ, तो किसी को 35 लगे हैं, किसी को 40 लगे हैं, जो आज सेकंड्स के एक हुँ, एक्स अमाउंट ऐसा मानते हैं कि आपको यकीन भी नहीं आएगा कि ऐसा संभव भी है। सो सबसे पहले तो ये है कि वो स्टूडेंट जो भी चाहे कि उसको शेफ़ बनना है, वो बहुत क्रिएटिव होना चाहिए। ओके। 98-99% वाले स्टूडेंट नहीं चाहिए शेफ़ बनने के लिए। बहुत क्रिएटिव, बहुत मेहनती, मेहनत होने के साथ-साथ कॉन्टिन्यूअस मेहनती। ऐसा हुँ, नहीं कि आज तो मेरा मन किया है, आज तो मैं घर में सबके लिए खाना बनाऊँगा, अब मैं 10 दिन कुछ नहीं करूँगा। सो ये शुरू में बहुत सतत अभ्यास जिसको कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस में हार्डशिप माँगती है और स्टार्टिंग में चूँकि हमारे प्रोफ़ेशन में स्किल बेस्ड प्रोफ़ेशन है अगर किसी का ये मन है कि उसको स्टार्टिंग में 1 लाख 2 लाख रुपए महीना के पैकेज पे वो काम करेगा, उनके लिए ये इंडस्ट्री नहीं है। ये इंडस्ट्री उनके लिए है जो ये कहते हैं कि मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूँगा, हटूँगी एंड उसके साथ-साथ कंटिन्यूअस करूँगा या करूँगी। और मेरा मन है लोगों से दुनिया घूमने में। सबसे पहले हुँ, आपको पूरी वर्ल्ड क्यूज़िन का पता होना चाहिए। आपको केवल यही नहीं कि आपको गार्लिक से अगर स्मेल आती है, आपको एग से अगर प्रॉब्लम है, आप नॉन-वेज अगर नहीं बना सकते, फिर ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपको शेफ़ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, तो चाहे आप बेकिंग, कुकिंग में से कोई भी वर्टिकल चूज़ करें अपने लिए, आपको ऑलमोस्ट सब कुछ करना पड़ेगा। एग भी, एगलेस भी, वेज भी, नॉन-वेज भी। सो अपने पेरेंट्स को वो बच्चे ऐसे समझाएँ कि मेरी मेरी जो क्रिएशन है, मैं जो क्रिएट कर सकता हूँ, मेरी जो क्रिएटिविटी है, मैं फूड को लेके बहुत इंस्पायर होता हूँ। क्यूरियस मैं हूँ। जब किचन में खड़ा होता हूँ या खड़ी होती हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा खाना बनाना लगता है और सबसे ज़्यादा मेरा समय किचन में गुज़रता है। तो मुझे किचन को रिलेट करता हुआ कोई भी कोर्स करा दिया जाए, चूँकि
आज की तारीख में आप जब स्किल की बात करते हैं तो रेस्पेक्ट स्किल की सेम है, चाहे वो किचन से है, चाहे वो इंजीनियरिंग से है, चाहे वो डॉक्टरी से है, कहीं से भी। शेफ आपने अभी जो बोला जैसे कि अगर आपको एग से इश्यूज हैं या आपको किसी भी तरीके से इशू है, तो क्या ऐसा है कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाते या आप एग नहीं खाते, बिना खाए क्या उसको बनाया जा सकता है? बिना मैं टेस्ट करे उसका अगर ये हो जाए कि यार मैंने बना बहुत अच्छा दिया है मगर मैं टेस्ट नहीं करता इसको। सर मैं टेक्निकली बोलूँ तो बीइंग ए शेफ, जो आप बना रहे हैं अगर आप टेस्ट नहीं कर रहे तो फिर आपको पता नहीं है कि उसमें सीजनिंग की परसेंटेज क्या है। आपने शुगर ज़्यादा हुआ, आपसे आपसे सोल्ट ज़्यादा हुआ। सो ये तो मैंडेटरी है कि जो आप बना रहे हैं आपको सर्व करने से पहले एक स्पून अपनी टेस्ट करनी ही पड़ेगी। क्योंकि मैं मेरा ये क्वेश्चन इसलिए था कि एक बहुत रील वायरल होती है कि एक ऑमलेट बनाने वाले हैं एक शेफ, या शेफ नहीं बोलूँगा, वो नॉर्मल उसके अंदर है, वो कहते हैं मैंने कभी एग खाया ही नहीं है बट मैं एग बहुत अच्छा बना लेता हूँ। तो ये मेरा क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हाँ, तो इसलिए वो था। देखिए सर, स्ट्रीट लेवल पे वो हो जाएगा कि ठीक है मैं 2 ऑमलेट में 2 पिंच डालता हूँ। लेकिन जब वो 200 लोगों के लिए या 2000 लोगों के लिए अगर वो कैटरिंग कभी करनी पड़ी होटल में, तो फिर कैसे? फिर कितनी पिंच डालेंगे आप? फिर कैसे बैलेंस करेंगे अपने वाटर सोल्ट का बैलेंस? तो आपको अगर फूड टेस्ट नहीं कर सकते आप, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम पड़ेगा। तो शेफ आपने अभी बात किया कि एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन तो एक बेसिक एजुकेशन तो इम्पॉर्टेंट है जी, हर एक चीज़ में। बट इसमें हमने ये भी देखा है कि आपकी इंडस्ट्री में जो शेफ होते हैं बड़े प्रेजेंटेबल होते हैं। जी, जितने भी हम नोन शेफ की बात करें, संजीव कपूर की बात करें, विकास खन्ना की बात करें जी, या आपकी भी बात करें, तो जी, आप लोग बहुत प्रेजेंटेबल हैं। तो ये प्रेजेंटेबल या बहुत गुड लुकिंग होते हैं शेफ। जी, मैं इसको प्रेजेंटेबल ही बोलूंगा क्योंकि गुड लुकिंग एक अलग चीज हो गया। जी। तो प्रेजेंटेबल होना कितना ज़रूरी है? क्योंकि आप लोग जब भी किसी बड़े जगह पे जाते हो या फिर कुछ सर्व कर रहे हो, जी। तो प्रेजेंटेबल होना बड़ा ज़रूरी है। तो जो लोग नए हैं, जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनके लिए इस चीज़ को कैसे वो ध्यान में रख सकते हैं कि कैसे बेटर प्रेजेंटेबल बने? देखिए, प्रेजेंटेशन कहीं न कहीं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करती है। हुँ, सो जब आप घर से प्रेजेंटेबल कपड़े पहन के निकलते हैं, वो हुँ, चाहे वो दूल्हे का सूट है, चाहे वो शेफ का कोट है, चाहे वो डॉक्टर के एप्रन से, हुँ, आपको सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल का आता है। और आपको 2 ही चीज़ें चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए कि आपका कलर कोई मैटर नहीं करता, आपकी हुँ, प्रेजेंटेशन मैटर करती है कि आप अपने शब्दों को जब रख रहे हैं, तो क्या वो स्वाभाविक रूप से सामने वाले की समझ में आ रहे हैं। सो हुँ, प्रेजेंटेशन एंड लैंग्वेज, ये हुँ, दोनों चीज़ें मस्ट हैं। आपको गुड लुकिंग प्रेजेंटेबल दिखने का ये बेनिफिट होगा कि सामने वाला बड़े धैर्य से आपको सुनेगा, हुँ। और आपकी कमांड लैंग्वेज पे है और आप दिखने में स्मार्ट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो सामने वाला सुनेगा। और हमारी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे आप जब बात कर रहे हैं दैनिक व्यवहार की, तो आप अगर खुद से ही आपकी बॉडी स्मेल कर रही है, आपने अच्छे से टूथपेस्ट नहीं किया है सुबह उठ के, आपके हम जो हेयर है अच्छे से कॉम्ब नहीं है, आप खुद ही प्रेजेंटेबल नहीं है। सपोज कीजिएगा कि मैं कहता हूँ कि फैटलेस खाने के ये फायदे हैं और मेरी खुद की तोंद निकली हुई है, सो आप ये समझ जाएंगे कि मैं केवल ये ज्ञान दे रहा हूँ, मैं अपने ऊपर राइट, एडेप्ट नहीं कर रहा हूँ। जी। सो इसीलिए आपने देखा होगा कि सारे शेफ जो हैं वो अच्छी बिल्ड के साथ हैं। शेफ विकास खन्ना खुद जिम करते हैं, उनकी हुँ, कोई पिक्चर है मैंने कहीं पे देखी है जहाँ पे वो किसी पोल के सामने खड़े हुए हैं, सेम लाइक सलमान खान। हुँ, सो आप कितने भी हीरोज को देख लीजिएगा, वो सब प्रेजेंटेबल हैं। हुँ। वाई? बिकॉज उनकी प्रेजेंटेशन भी सेल होती है। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रेज़ेंटेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने लैंग्वेज की यहाँ पे एक बात किया, तो जी, लैंग्वेज को लेके एक मेरा छोटा-सा मेबी ये क्यूरियोसिटी हो, कि कहीं आज से कुछ साल पहले फीमेल्स इस इंडस्ट्री को मतलब जॉइन करने से, बेकरी हो या कुलिनरी हो, जी, थोड़ा-सा एक झिझक होता था। जी। सुन रखा था कहीं न कहीं कि भई लैंग्वेज की कुछ बैरियर्स हैं या फिर कुछ ऐसी लैंग्वेज भी होती थी। तो क्या कुछ ऐसा भी है कि लैंग्वेज वाइज़ कुछ चैलेंजेज़ हैं ज़्यादा फीमेल्स को? ज़्यादा मतलब इस तरीके के प्रोफ़ेशन में ये यहाँ पे ना अलंकारों का ज़्यादा प्रयोग होता है। आप सही कह रहे हैं। इसको हम अपनी अपने प्रोफेशन में कहते हैं नॉन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज। मैं कह नहीं सकता, बट आप समझ गए कि वो क्या-क्या होती जी। हैं। जब मैं 25 साल पहले की इंडस्ट्री की बात करूं, अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद होटल में गया। सो उस टाइम मेरे किचन में हम ऑलमोस्ट 70-75 लोगों की गैदरिंग थी। अलग-अलग किचन में अलग-अलग लोग काम करते, टोटल किचन की स्ट्रेंथ इतनी थी। उसमें से लड़की एक भी नहीं थी, लेडी कोई नहीं थी। हुँ। सो
अब आप समझिए कि आपके चारों तरफ जो सारा जो है मेन ड्रिवन सिस्टम है, राइट। तो फिर लैंग्वेज तो लैंग्वेज है, फिर तो सारी बातें बताई जाएंगी, बोली जाएंगी, गुस्सा भी होगा। प्यार में भी आप जब आपको बहुत स्नेह आता है तो आप प्यार में भी हाँ थोड़ा सा हाँ कुछ उसमें भी है अलंकार लगते हैं फिर उसमें। ऑफ कोर्स। लेकिन अब चूंकि आपका परसेंटेज जो है, मैं आज अपनी इंडस्ट्री का परसेंटेज देखता हूँ तो ये अब 70-30 है, कहीं कहीं पे तो 50-50 भी है। बस 70-30 तो हो ही गया कि 70% अगर मैन ड्रिवन है तो 30% लड़कियां लेडी फ्रंट ऑफिस शेफ आपको हाउसकीपिंग क्या सर्विस में भी लगता है हैं। कि एक फीमेल ज्यादा अच्छा खाना बनाती है, या एक फीमेल ज्यादा अच्छी शेफ है, या एक मेल ज्यादा अच्छा शेफ है? देखिए, ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि इसको कोई बता नहीं सकता। ये डिपेंड करता है कि बनाने वाले ने अपने आप को कितना मज़ा है उस खाने को बनाने में। वो चाहे लेडी हैं, चाहे वो जेंटलमैन हैं। आप ये मानिए कि कभी-कभी हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ बच्चे अपने घर में, जिनके पास आज की तारीख में कोई सर्टिफ़िकेट कोर्स नहीं है, लेकिन वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं और उनके पास कोई सर्टिफ़िकेट कोर्स नहीं है। तो ये तो मैं इसको खुदा की मेहर भी कहता हूँ कि किसी-किसी के हाथ में वो शफ़ा दिया हुआ है। वो फिर बाद में वो शेफ़ बन गए, बाद में डिप्लोमा कर लिया, लेकिन उनके हाथ में पहले से ही स्वाद था। आप भी घर में देखते होंगे कि घर में कोई गृहिणी ऐसी होती है जिसके हाथ में स्वाद होता है, वो कुछ जी भी जी बनाए, आपको हम्म। स्वादिष्ट लगता है। सेम उसी रेसिपी का उसी टिंडा, वही टोमेटो, वही सारी चीज़ें, वही पोटैटो, लेकिन दूसरे से वो टेस्ट नहीं निकलता। तो टेस्ट होना थोड़ा-सा, ये मतलब एक अलग बात है कि किसके हाथ से क्या टेस्ट निकल जाए, ये डिपेंड करता है कि बनाने वाले ने कितने मन से और लगन से वो खाना बनाया। मेरा ये क्वेश्चन पूछने का इसलिए भी था क्योंकि हमने ये तो जरूर सुना है माँ के हाथ का खाना, बाप के हाथ का खाना रेयरली, या आपने सुना ही नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। एक्चुअली में माँ दुनिया में, पूरी दुनिया में हर जगह, चाहे हम किसी भी देश में बैठे हों, माँ वो व्यक्तित्व है जो सबसे पहले बच्चे को पहचानती है, जानती है। क्योंकि जब हमें बच्चा घर में डिलीवर होने के बाद दिखता है तो हम उस दिन देखते हैं उस बच्चे को, जिस दिन वो हॉस्पिटल से घर आते हैं। माँ उसको पहले मोमेंट से उनको महसूस करना शुरू करती है। तो माँ को अपने बच्चे का हर एक मोमेंट 9 महीने ज़्यादा जानती है, ये तो साइंटिफिक रीज़न है। उसके बाद माँ अपने बच्चे को ये भी जानती है कि इसको कितना मीठा पसंद है, इसको कितना नमकीन पसंद है, इसको नूडल पसंद है कि इसको चाउमीन पसंद है, कि इसको वेज पसंद है कि नॉन वेज पसंद है, चपाती में कितनी मोटी चपाती पसंद है, बटर लगना तो कितना स्प्रेड होना है। सो माँ से अच्छी नॉलेज, एज ए शेफ़ मैं बात करूँ तो माँ से अच्छी शेफ़ दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जो गेस्ट हैं, जो बच्चा है उसका, उनसे ज़्यादा इंटेंशन से खाना, मतलब कि मेरे बच्चे को खाना पसंद आए, जितनी प्यारी इंटेंशन से माँ खाना बनाती है, दुनिया में कोई शेफ़ नहीं बना सकता। मैं भी नहीं बना सकता, और कोई भी नहीं बना सकता। क्योंकि माँ को पता है कि उसका गेस्ट, यानी उसका बेटा, बेटी या दामाद, या जिसके लिए भी वो बनाती हैं, वो उनका टेस्ट क्या है। सो अगर मुझे मेरे गेस्ट का टेस्ट पता चल जाए तो सोचेगा मेरे रेस्टोरेंट में कितना रिपीटेटिव कस्टमर आएगा। लेकिन चूंकि वो दिल में जान ही नहीं सकता, तो कभी वो आ गए तो आ गए, कभी वो नहीं आए तो नहीं आए। तो माँ का खाना तो इसलिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि माँ का खाना ही जाना जाता है। बट बाप की जगह आप इसको थोड़ा सा अगर इस वर्टिकल को चेंज करो तो महाराज खाना बनाते थे। फिर जो हाँ, खाना बनाने वाले खानसामा होते तो पहले उनको महाराज कहते थे। तो जब कभी बल्क में खाना बनता है, चूंकि माँ एक रसोई को हैंडल करती हैं, और किचन मतलब एक बड़ी ब्रिगेड जहाँ पे चाहिए होती है, जहाँ पे 200-2000 लोगों के लिए खाना बनाना होता है, बड़े-बड़े टिल्टिंग पैन होते हैं। बीइंग ए वुमन, वो उनको हैंडल करना पॉसिबल नहीं है, बहुत टफ काम है। तो कैटरिंग वहाँ पे, सिस्टम हाँ, ज्यादातर तो मेल वहाँ ही। पे मेल ड्रिवन फोर्स आ जाती है, जो कि वहाँ पे खाने के साथ-साथ फोर्स भी चाहिए होती है। बाकी माँ के खाने का कोई रेस्टोरेंट नहीं बना सकता। माँ का खाना माँ का खाना है। एक छोटा सा क्वेश्चन और मेरे को ये लगता है, जो हम लोग नहीं बोलते हैं कि जब प्रसाद बनता है जी, या जो हम भंडारे का खाना खाते हैं, जी, तो हम लोगों को ये लगता है कि यार प्रसाद के खाने में एक अलग ही तरीके का टेस्ट है। जी, क्या आपको भी ऐसा ये महसूस होता है, बीइंग शेफ आपके टेस्ट सेंसेस जी, कुछ हम लोगों से ज़्यादा ही डिफरेंट है, जी। क्योंकि आप हर चीज़ को टेस्ट करते हो? क्या आपको भी ऐसा लगता है, या वो आपको नॉर्मल लगता है? नहीं, प्रसाद का खाना सचमुच में उसमें ऐसा क्या कुछ अलग मतलब होता है, कोई या इंटेंशंस आस्तिक होती है हैं? नास्तिक है ये एक सवाल नहीं है, लेकिन उसमें सचमुच में प्रभु खुदा वाहेगुरु जीसस क्राइस्ट, जो जिसको मानते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जब वो प्रसाद के लिए बनाया जाता है, जब वो लंगर के लिए बनाया जाता है, तो वो स्वादिष्ट बन जाता है ऑटोमेटिकली। ये है, ये एग्जिस्ट करता है। Yes. ये मतलब हमारी प्रकृति इस नेचर की है कि हम किस भाव से बना रहे हैं, वो भाव आता है खाने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
हमने सर एक चीज़ देखी है, जैसे इससे पहले हम लोग फीमेल्स की बात कर रहे थे कि फीमेल का पार्टिसिपेशन समहाउ जी। बढ़ रहा है। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि वुमेन के लिए अगर मैं बात करूँ बेकरी या कुलिनरी इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है? दूसरा, आज की डेट में बहुत सारी वुमेन ओरिएंटेड बेकरी मैं स्पेशली देख रहा हूँ, जी। बहुत ज़्यादा बेकरी पहले आज से 15-20 साल पहले बेकरी हमें कम दिखते थे। जी। अब बहुत सारे बेकरी फीमेल तो ये पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा? क्या रीज़न रहा? और दूसरा करियर ऑप्शन वाइज़ अगर मैं बात करूँ, तो करियर कैसा है फीमेल्स के लिए बेकरी या कुलिनरी में? देखिएगा, जहाँ तक मैं बेकरी की बात करता हूँ, तो बिकॉज़ मैं पेस्ट्री का शेफ़ हूँ, तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा बात कर सकता हूँ। हुँ, पेस्ट्री में, बेकरी में एक प्रोडक्ट बड़ी आश्चर्य होगा आपको ये जान के, एक प्रोडक्ट यानी एक डोनट है, हुँ, लेकिन डोनट एक बिज़नेस है। हुँ, सुपर डोनट, डंकिन डोनट, मेडोवर डोनट, डोनट ही है, एक प्रोडक्ट है। फिर आप बात करेंगे पैटीज़, जो पफ कहा जाता है हुँ, हुँ, फ्रेंच में। पैटी एक पैटी है, लेकिन एक बिज़नेस है। हुँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल पैटी बना रहे हैं, पैटी सेल कर रहे हैं। फिर पाव एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन एक बिज़नेस है। बर्गर बन एक ही प्रोडक्ट है, एक बिज़नेस है। सो बेकरी में एक प्रोडक्ट, एक बिज़नेस है। हुँ, आपने एक चॉकलेट एक बिज़नेस है, आइसक्रीम एक बिज़नेस है। मतलब एक ही प्रोडक्ट है कि आपको चॉकलेट बनानी आती है अच्छी से और आप केवल उसी का बिज़नेस कर रहे हैं। सो इस लिहाज से ये सारे बिज़नेस घर से भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। राइट। बीइंग ए वुमन, अगर आप छोटे से शुरू करना चाहें तो छोटे से शुरू कर सकते हैं, धीरे-धीरे करके वो बढ़ता चला जाएगा। सो बेकरी आज की तारीख में इसलिए भी फल फूल रही है क्योंकि अब बेसिकली आफ्टर कोरोना पूरी दुनिया को समझ में आया है कि स्किल में अगर 2 चीज़ें चली हैं, स्किल बेस्ड, एक मेडिकल एक खाना और एक खाना, क्योंकि हुँ, सबको ज़िंदा सब रहने के लिए मिलता है। खाना चाहिए था। तो आप ये मानिए कि लोगों ने घर में पिज़्ज़ा बनाना सीख लिया, लोगों ने घर में बर्गर बन पाव बनाने सीख लिए। हुँ, टमाटो बाहर से आ ही जाते थे, ग्रेवी बाहर से आ जाती थी। धीरे-धीरे करके जो टेक्निकल ग्लिच पहले ऐसा लगता था कि बहुत टफ हैं, और उस बीच में जो कि ज़्यादातर शेफ़्स के पास टाइम था, तो सारे शेफ़्स ने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किया और किसी न किसी चैनल पे, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक पे है, उन पे उन्होंने अपनी नॉलेज शेयर किया, अपनी रेसिपी शेयर की। उन सारी रेसिपीज़ का फ़ायदा पूरी दुनिया में लोगों को हुआ है, जो जिस लैंग्वेज में समझना चाहता है, उन्होंने उस लैंग्वेज में उसको एडैप्ट इवन किया। कुछ बड़े पेजेज़ ने भी अमूल इंडिया ने मैंने देखा आपको उनका रेगुलर चलता है, मैंने उसमें काफ़ी लिया। बार आप उस मैं आपको कोविड के टाइम पे थोड़ी-सी अटपटी बात है ये, हम जब कोरोना से पहले हमारे पास फ़ेसबुक पेज था, उस पे कोई ऑलमोस्ट 3000 लोग फ़ॉलो करते थे। हुँ, हमने कोरोना के बीच में लगा कि क्या करना है, पूरे दिन में कुछ समय नहीं था, तो हम 1-2 रेसिपीज़ ऐसे ही सिखा देते थे फ़ेसबुक पेज पे। और धीरे-धीरे करके वो इतना इंटेंशनली, चूँकि हमें हमारे उसमें पैसे और नाम कमाना नहीं था, सो वो इतना हिट हुआ कि लोगों ने हमें पर्सनल फ़ोन करने शुरू किए कि सर आप, हम घर पे हैं और आप सही सिखा रहे हैं, हमारी समझ में आ रहा है। आप क्यों ना इसको प्राइवेट ग्रुप बना लीजिएगा। हुँ, मैंने कहा ठीक है। सो मैंने सर से पूछा, सर ने बोला कि हाँ ठीक है, आप इसको प्राइवेट ग्रुप बना लीजिएगा, लेकिन इस पे कोई अमाउंट रख दीजिएगा, नहीं तो प्राइवेट में हुँ, भी ज़्यादा लोग आ जाएँगे। तो हमने पर रेसिपी कोरोना के टाइम पे ₹100 किया कि अब लोगों के पास पैसा नहीं है, ये सोच के। और 10 रेसिपी का एक बंच बनाया, 5 दिन की क्लास में 10 रेसिपी का बंच बनाया, तो वो ₹1000 हुए और ₹180 उस पे जीएसटी लगा, तो ₹1180 की एक क्लास 5 दिन के लिए 10 रेसिपी सिखाने की। उसकी पीडीएफ रेसिपी भी हमने शेयर की जिन्होंने एनरोल किया। तो पहली जो क्लास हमारी बिची, ये बात है बिल्कुल मिड कोरोना की, वो 500 लोगों ने एनरोल किया। सो जब कोरोना में लोग कह रहे थे कि हमारा बिज़नेस नहीं चल रहा और हम प्रॉब्लम में हैं और ये हुआ और वो हुआ, 5 दिन में 5 लाख रुपए विद जीएसटी हमारे पास अकाउंट में आए। हुँ, और आज उस चैनल पे हम जब इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड कुलिनरी आर्ट के फेसबुक चैनल की बात करते हैं, तो 94K फॉलो करते हैं लोग, वो भी वो जो जेनरिक है, जेन्युइन है, मतलब जो वहीं से शुरू हुए हैं। सो आज न केवल यहाँ हम जब उसको देखते हैं तो उसमें भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, यूक्रेन, वहाँ तक के लोग जो इंडियंस वहाँ गए होंगे, जो हमारी लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी भाषी हैं, वो भी उसको फॉलो करते हैं। और इंडिया में तो 82% इंडियंस हैं। नहीं बोलूँगा प्रणव, आपने बहुत अच्छा एक गाइडेंस वर्कआउट करके दी उस समय नहीं कोरोना टाइम मैं के अंदर हाँ, भी। और वो मैं आज तक कंटिन्यूअस है, अब तक हम फ्री करते मैं हैं उसको। उसमें नहीं, वो बिल्कुल आपने सही कहा, बट मुझे लगता है कि इसमें शेफ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिस तरीके से लाइव क्लासेस को प्लान करना, और मुझे लगता है कि स्पेशली स्टाफ को भी टेक्निकली अवेयरनेस देना, जी। वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि जब तक आप टेक्निकली अवेयरनेस नहीं देते हैं
और मैंने अभी मेंशन भी किया कि आप अमूल इंडिया के पेजेस पे और बहुत सारे पेजेस पे इनवाइट। मैंने एक रिसेंटली आपका एक पिक्चर भी देखा था, आप राष्ट्रपति भवन में रिसेंटली गए थे ट्रेनिंग देने के लिए। तो जी। आप क्या उस इंसिडेंट के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि वो कैसे हुआ पॉसिबल, और आपने क्या एग्जैक्टली राष्ट्रपति भवन में किस तरीके की ट्रेनिंग ली? कैसा एक्सपीरियंस रहा हाँ। जी। एक आपका वहाँ पे? इसके लिए क्या है सर, जो भी स्किल बेस्ड प्रोग्राम होते हैं जो बड़ी संस्थान के लिए प्लान करते हैं, वो इंडिया में है THSC, दैट इज टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल, जो ड्रिवन बाय NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी सर्टिफिकेशंस भी होती उसकी है? सर्टिफिकेशन भी होती है। हम IBCA सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उस सर्टिफिकेट की बात करें हम, जी। अकेला दिल्ली में ऐसा सेंटर है जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। सो बीइंग ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमें ये अपॉर्चुनिटी आई कि जो अप स्केलिंग जिसकी बात करते हैं कि स्किल को अप स्केल करें, इसके लिए राष्ट्रपति भवन में नए डेजर्ट्स, नई प्लेटिंग आप वहाँ के शेफ्स को जाके सिखाइएगा। तो ये लगभग 1 महीने का प्रोग्राम था जो मैंने वहाँ किया। और राष्ट्रपति भवन में आप यकीन मानिए कि जो चीज़ें नॉर्मली आदमी सोचता भी नहीं है कि ये खरीदी जा सकती है, वहाँ के लिए बहुत आसान है। बजट कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो VVIPs विदेश से आ रहे हैं, उनका जो भी उनके देश में फेवरेट है, जो भी वहाँ पे उपलब्ध है, वो सस्ते महंगे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंडिया में लाया जा सकता है। उन सारी चीज़ों को आज के मॉडर्न ट्रेंड, मॉडर्न एस्पेक्ट जो है, उस हिसाब से उनको कि जो वो अपने देश में, जो दुनिया जहान में सब कुछ होता है, उस लेवल पे हमने वो 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम था। और वो कंटिन्यूअस है, मतलब हर साल हम वो 1-1 महीने के लिए, अभी तो हम रिसेंटली एक प्रोग्राम है, शायद 2-3 महीने के बाद शुरू हो। तिहाड़ जेल में जो लोग हैं, जो मतलब जो ज़रूरी नहीं है कि जो वहाँ पे पनिशमेंट ले रहा है वो बिल्कुल कल्प्रिट ही हो। तो कुछ ऐसे लोग जो भी जाने वाले हैं वहाँ से, लेकिन अच्छे लोग थे, बट बाय चांस किसी तरह से तिहाड़ में आ गए हैं, जेल में आ गए हैं, उनके लिए एक 3 और 6 महीने के प्रोग्राम है जो हम क्यूरेट कर रहे हैं। वहाँ जाके उनके लिए एक लैब सेटअप करेंगे, ताकि वो जब वापस जाएँ समाज में, वहाँ जाके वो फिर कुछ ऐसे काम ना करें जिनमें कि वो फँस जाए, उनके पास कुछ स्किल हो। स्किल होनी तो वो स्किल, गवर्नमेंट इस पे बहुत ध्यान दे रही है कि मैन पावर वाला देश है हम कह रहे हैं हम 140-100 करोड़ प्लस लोग हो गए, लेकिन स्किल कहाँ है? सो स्किल पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि हर उस आदमी को स्किल देने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जॉब तो दे नहीं सकते सबको, तो कम से कम स्किल तो दिया जाए, ताकि सब लोग अपना काम करें। ये तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, और मुझे जी। लगता है इससे बहुत सारे ऐसे लोग निकलेंगे जो कि कहीं ना कहीं सोसाइटी का एक बहुत बड़ा एक सोशल कॉज जो है वो जी। कंप्लीट होगा। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जैसे राष्ट्रपति भवन को लेके, तो मैं तो खुद कल्पना करता हूँ कि काश मैं वहाँ पे होता। जी। लेकिन आपने उम्मेद भवन पैलेस में भी काम किया है, और जी। आपने राष्ट्रपति भवन के किचन में भी काम किया है। तो दोनों किचन्स में काम करके, उम्मेद भवन के किचन में भी काम जी। करके, और क्योंकि अगर सबसे मतलब प्रेस्टिजियस जगह हम इनको बोल सकते हैं, जी। तो आपका कैसा रहा इन दोनों जगहों पे आपका एक्सपीरियंस? मैं लिगेसी की बात करूं, सो आप ये मानिए कि इक्वल है। जैसे माँ महिम को देखना टफ है, गजेंद्र जी महाराज थे उस टाइम पे, 20 साल 25 साल पहले। ऐसे ही राष्ट्रपति साहिबा को देखना या सर को देखना बहुत आसान नहीं है। उनको दूर से देखना ही आसान नहीं है। जी। आपके प्रोटोकॉल में ये सिस्टम तो है ही नहीं कि आप कभी हाथ मिला सकते हैं। आपको नमस्ते ही करना है, एक सर्टेन फिट पे दूर खड़े रहना है। लेकिन हम 1 महीना गए, पर उनकी उपलब्धता नहीं हुई कि हम उनसे बात कर पाए, या बहुत आसान नहीं है। आप ये मानिए कि दोनों अपने आप में, अगर किसी देश का कोई प्रथम पुरुष है, प्रथम स्त्री है, तो सोचेगा कि वो उनको उस जगह पे काम करना, उस जगह के लिए काम करना अपने आप में सम्मान की बात है। ऐसे ही उम्मेद भवन पैलेस में भी काम करना, मुझे ये बिलीफ है मेरी कि वहाँ पे काम करना भी मेरे लिए बड़े सम्मान की बात थी, कि मेरा करियर वहीं से शुरू हुआ। तो आपने वहाँ पे मतलब एज ए ज्वाइन कैसे किया था उम्मेद भवन में? जो हमारा होटल मैनेजमेंट का कैरिकुलम है, उसमें 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स में, उस टाइम डिप्लोमा होता था, अब तो 3 ईयर डिग्री है। सेकेंड ईयर में 6 मंथ का ट्रेनिंग होता था। तो मेरा ट्रेनिंग, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग IT जिसको हम कहते हैं, वो उम्मेद भवन पैलेस से ही हुआ। और जब वो कैंपस इंटरव्यू के लिए आए, तो चूंकि मैं ही अकेला ट्रेनिंग था, वहाँ गया था, तो उनको 7 लोग लेने थे। तो एक तो उन्होंने कहा कि शेफ बालेंद्र, मतलब बालेंद्र था तब तक तो मैं, नॉट शेफ। तो उन्होंने बोला एक तो हम इस कैंडिडेट को लेंगे जो कि हमारा इंटर्न है, हमारा ट्रेनी, हम जानते हैं बाखूबी, बाकी 6 लोग हमें वो रिक्रूट करने हैं। तो वहाँ ही से फिर मेरा करियर शुरू हुआ। मैंने 8 मई 2023 को ज्वाइन किया अपना उम्मेद भवन पैलेस ऐसे कॉमी। हाँ शेफ, जैसे हम लोगों ने बातचीत की, कोरोना में बहुत सारी वीडियोस बनी हुई अपनी, यहाँ पे वीडियोस बहुत बनती हैं, रेसिपीज बनते हुए बड़ी चीज़ हो जाती हैं, सारी रेसिपीज वायरल हो जाती हैं।
मगर किचन के पीछे की हकीकत क्या है, डार्क साइड ऑफ दैट किचन? देखिएगा, जब हम बात करते हैं स्टूडियोज़ की, तो वो जो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो तो कट कॉपी पेस्ट हैं कि जो बेस्ट शॉट आया वो आपने देखा। उससे पीछे जहाँ की बात करूँ मैं, किचन हाइजीन, किचन क्लीनिंग, तो वो बहुत अटमोस्ट लेवल है, मतलब बहुत सुपर लेवल है। मैं बात करूँ जेडब्ल्यू मैरियट की, तो उसमें बीएसए ऑडिट होता है, ब्रांड स्टैंडर्ड ऑडिट। आप अगर उसमें फेल हो जाते हैं, आपके पास कोई चॉइस नहीं है सेकंड अटेम्प्ट को फेल होने की, मतलब आपको सेकंड अटेम्प्ट में पास होना ही होना है। और आप पास भी जब होते हैं, तो आपके अगर 90% से अबव मार्क्स हैं, तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है कि ठीक है, आपने बीइंग ए शेफ होटल मैनेज किया हुआ है। ये शेफ की जिम्मेवारी है, ये सर्विस वाले मैनेजर्स की जिम्मेवारी है, ये हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव की जिम्मेवारी है। सबको अपनी अपनी ऑडिट में पास होना पड़ता है। तो जब हम 5 स्टार होटल की बात करते हैं, मैं कभी कभी ये भी सुनता हूँ, लोग कहते हैं पुराना खाना सर्व करते हैं, ये होता है। बफे से खाना डिस्कार्ड होता है तो डस्टबिन में जाता है, या फिर बफे से खाना अगर अच्छा है, सही है, तो किसी एनजीओज में जाता है। बफे का खाना किचन में कभी वापस नहीं आता। किसी भी 5 स्टार होटल में, किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में गेस्ट हमेशा फ्रेश खाना खाता है। और मैं बात करूं अगर मैरिड की, तो वहाँ पे तो पोर्शन साइज में जाता है कि ज़्यादातर होटल कि आपको 4 पोर्शन खाना ही एक बार डालेंगे, उसके बाद आप उस पोर्ट को रिमूव करेंगे और फिर 4 पोर्शन खाना डालेंगे। आपने एनडब्ल्यू मैरिट की बात की, जी तो क्या उसके अलावा भी बाकी के जितने भी अच्छे 5 स्टार होटल्स हैं, जी, वो भी क्या सेम स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं? सेम जैसे मैं ताजमहल वाज माय लास्ट होटल, सो वहाँ पे जेडी ऑडिट होती थी। तो हर जगह ऑडिट होती है, ऑडिट को पास करना होता है, हाइजीन की ऑडिट होती है हर जगह। सारे होटल्स ने मोस्टली, ताज की तो मैं बात 100% कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो इन हाउस देखा मैंने। आपको आपकी जो वहाँ पे मैम थी, वो बीच में कभी भी काम करते हुए आपके हाथ से के सैंपल लेके चली जाती थी कि आपके हाथ क्लीन है कि नहीं। वाटर के सैंपल लेके चली जाती थी वो मैम, क्रीम के सैंपल लेके चली जाती थी कि क्या क्रीम सही टेम्परेचर पे है। क्योंकि जब हम बात करते हैं फूड डेंजर जोन की, बिटवीन 5 to 60 डिग्री, इस पे अगर खाना है ठंडा तो 5 डिग्री से नीचे होना चाहिए, खाना गर्म है तो 60 डिग्री एंड अबव होना चाहिए। तो ये सिस्टम होटल में फॉलो होता है, ऐसे नहीं। और अगर हम खाने की भी बात करें कि खाना जब आता है रो फॉर्म में, जब वो डिलीवर होके आ रहा है होटल में, वेजिटेबल्स की मैं बात करूं, तो वो 3 सिंक सिस्टम है। सारे होटल्स के रिसीविंग एरिया पे 3 सिंक सिस्टम है कि खाना 3 बार, आपकी सब्जी जो भी आ रही है 3 बार वॉश होके, क्लोरीन वाटर में क्लीन होके, फिर क्लीन होके, तब वो किचन में आती है। फिर किचन में भी वॉश होगी, उसके बाद वो जिस डिपार्टमेंट ने जितनी मांगी है, गारमांजर एक सेक्शन है जहाँ से वो, ऐसे बूचरी एक सेक्शन है जहाँ पे बूचरी में आएगी, जो सर्टेन डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। अगर डिलीवरी वाइन का, वाइन कह रहा हूँ सॉरी मैं, डिलीवरी वैन का टेम्परेचर -21 डिग्री और -18 डिग्री के बीच में नहीं है, और माइनस का कोई खाना आना है, तो जो बूचरी के शेफ होते हैं उस खाने को रिसीव नहीं करेंगे, मना करेंगे। शेफ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये आता है, जो हम लोग नॉर्मली अपने घर के अंदर जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, जी। तो उसके अंदर यही है कि आज की डेट में उसके अंदर पेस्टिसाइड्स हैं या इस तरीके की चीज़ें हैं। इस चीज़ को आप लोग कैसे नलीफाई करते हो, या आपकी जो बाइंग है उसके अंदर उसकी भी टेस्टिंग्स वगैरह ये सब होती मेरा है? इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि जैसे जी। कि ऑब्वियसली ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर में कैसे होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन बच्चों को आप ट्रेंड करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप कह रहे हो बहुत हाईएस्ट हाँ। स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है जी। सारे 5 स्टार होटल्स में, तो वो बच्चों को आप एक टाइम फ्रेम के अंदर में कैसे प्रिपेयर करते हो ताकि जब वो बड़े इंटरनेशनल जगह पे जाएं या 5 स्टार होटल में जाएं? पहले तो इनका क्वेश्चन की बेसिक घर में, फिर आप लोग कैसे प्रिपेयर करते हो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए अपने बच्चों को, या फिर जो शेफ्स नए बन रहे हैं? जी। मैं पहले आपके क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा। जो पेस्टिसाइड्स की बात होती है, होटल अपने वेंडर से स्पेसिफिक बात करके रखते हैं कि आपको जो ज़्यादातर होटल ना फार्म टू किचन फार्म टू फोक पिक या करने फार्म टू लगे। फार्म टू फोक का जो कंसेप्ट है, ज़्यादातर होटल्स उस कंसेप्ट पे आ रहे हैं, रेस्टोरेंट उस कंसेप्ट पे आ रहे हैं। और जैसे मैं पुलमैन नोवेटल में काम किया कुछ समय, तो हमारा वहाँ पे अपनी सारी वेजिटेबल की जो हब्स हैं, जो इंग्लिश हब्स हैं, सारी इन हाउस, आप ये मानिए कि इन हाउस उनको पैदा ग्रो करते हैं, करने लग गई। ग्रो करते हैं, और वहीं से पिक करके सीधे सीधे
एक रेस्टोरेंट है प्लग, तो वो प्लग का कंसेप्ट ये कि आपको वहीं से फ्रेश प्लग करेंगे, वहीं से फ्रेश बेजिल आएगा, वहीं से फ्रेश मिंट आएगा, वहीं से फ्रेश आपका कोरिएंडर आएगा, सब कुछ स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें तो फ्रेश मिलेंगी ही मिलेंगी, सारा कुछ नहीं मिल सकता बिकॉज इतना आसान नहीं है सब कुछ जी। ग्रो करना। और दूसरा जो क्वेश्चन था जैसे कि अब आप अपने बच्चों को कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं? करते हैं उस सो लेवल हम पे? जब ये देखते हैं कि हमारे पास लगभग 24 वीक का प्रोग्राम है हमारा, जो हम्म, बेस्ट प्रोग्राम है, लेवल 2 सिटी एंड गिल्ड से एफिलिएशन जिसका है। हम पहले दिन उनको वो सिखाते हैं कि स्टूडेंट अगर पहले दिन होटल में जाता है तो उसको बोलते हैं ठीक है आप टार्ट बना दो, इजी वे। लेकिन उस टार्ट के बनाने के पीछे की जो प्रैक्टिस है, उसका जो स्वीट पेस्ट है, उसका जो मैकेनिज्म है, वो कितना ठंडा होना चाहिए, कितनी थिकनेस में करना चाहिए, तो हम बच्चे को पहले दिन इतना बेसिक सिखाते हैं कि आपको स्वीट पेस्ट बनाना आएगा, दूसरे दिन आपको स्पॉन्ज बनाना आएगा, तीसरे दिन आपको ब्रेड बनाने आएगी, चौथे दिन आपको केक बनाना आएगा। तो 6 महीने वो बिल्कुल ऐसे ऐसे साइकिल में काम सीखता है कि 6 महीने के बाद वही स्टूडेंट जब होटल में जाता है तो वो लगभग 250 प्लस रेसिपी के साथ कंप्लीट होके जाता है, जिसपे वो प्रैक्टिस कर चुका होता है या कर चुकी होती है। जी। तो क्या जो क्वालिटी टेस्ट की बात हम कर रहे हैं, जी तो क्या आप लोग भी मैन्युअली या कोई प्रोसेस फॉलो करके प्रोडक्ट्स के क्वालिटी टेस्ट आपके यहाँ पे भी होता है, ताकि उनको थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि स्टैंडर्ड मार्केट में क्या चल रहा है? जी हाँ, जैसे बात करें सबसे पहले क्वालिटी की, जब हम बात करते हैं कि होटल में ये सिखाया जाता है और इंस्टीट्यूट में भी सिखाया जाना चाहिए और सिखाया जाता है कि जब आप कोई भी नेकेड फूड है जो सर्व होने वाला है गेस्ट को या आपके घर में आप खाने वाले हैं, तो वो फिर आप बेयर हैंड से टच नहीं कर सकते, आपको ग्लव्स पहनना चाहिए। तो जब हम केक बनवाते, जैसे कुकीज़ है, आपने राउंड किया, उसके बाद वो बेकिंग में गया, दैट्स ओके, आप बेयर हैंड में उसको राउंड कर सकते हैं, जो जिस ग्रामेज में भी आप चाहिए, क्योंकि वो अब 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक होगा। लेकिन जब वो बेक हो के बाहर आएगा, जब आप उसको स्टैक कर रहे हैं, संभाल रहे हैं या अपने किसी एयर टाइट जार में रख रहे हैं, उस टाइम पे आपके हाथ में ग्लव्स होना चाहिए, बिकॉज अब वो खाना डायरेक्ट गेस्ट को खाया जाएगा। सेम ऐसा ही सैंडविचेस के साथ है, सेम ऐसा ही केक के साथ है, सेम ऐसा ही कुकिंग और प्रोसेस के साथ है। उसके साथ साथ जो हम सिखाते हैं इंस्टीट्यूट की तरह कि सारी चीज़ों के ना कलर कोडेड हैं, कलर कोडेड चॉपिंग बोर्ड हैं। आप अगर फिश लेंगे तो ब्लू होगा, आप अगर रेड ब्राउन लेंगे तो उस पे मीट चिकन होगा, ऐसे करके डिफरेंट कलर कोडेड है। आप अगर कुछ बेकरी से संबंध रखते हुए, ब्रेड से रिलेट करते हुए कुछ बना रहे होंगे तो आपके पास वाइट चॉपिंग बोर्ड होगा, आप वेजिटेबल कर रहे हैं तो ग्रीन चॉपिंग बोर्ड होगा। तो ऐसे ही होटल में भी होता है कि आप एक सर्टेन कोडेड चॉपिंग बोर्ड लेंगे जब कभी भी आप जो भी कुछ उस पर यूज़ कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मेरे को चॉपिंग बोर्ड से बड़ा घर से रिलेटेड आ रहा है, क्योंकि जी उसके ऊपर चॉपिंग बोर्ड के अंदर भी जो आजकल प्लास्टिक्स या ये बहुत सारा क्वेश्चन देखा कि हम जब चॉपिंग बोर्ड करते हैं जी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रेन्यूल्स उस प्लास्टिक के या किसी चीज़ के रहते हैं। तो कौन सा चॉपिंग बोर्ड घर में लेना चाहिए लोगों को ताकि उसके कुछ हज़ार्ड ना हो, या होटल कौन सा यूज़ करती हैं? देखिएगा, होटल तो बहुत हाई स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं, घर पे भी लिया जा सकता है वो। और उनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि सारे चॉपिंग बोर्ड एट द एंड ऑफ द जॉब, यानी शाम को सारे चॉपिंग बोर्ड एक पीपीएम वाटर में डिप करके सारे डिपार्टमेंट छोड़ देते हैं। अगले दिन वो डिप्ड वाटर से बाहर निकाल करके वॉश करके सैनिटाइज करके फिर उसको यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही कोई भी चॉपिंग बोर्ड ले लीजिएगा, घर में भी ऐसे कर सकते हैं कि आप अच्छे पीपीएम वाटर में उसको डिप करके रखिएगा एंड देन यूज़ कीजिएगा नेक्स्ट, जब कभी भी आप चॉपिंग तो बोर्ड यूज़ उसको करें। जो हम कट करते हैं उसके अंदर जो कुछ उसका पार्टिकल प्लास्टिक का या वुडन का वो कुछ आता है? मोस्टली नहीं आता है। हाँ, वो बनाई हुई इस डिज़ाइन से होता है कि वो कट करके नहीं आएगा। और आप कभी भी नाइफ को इस स्टाइल से नहीं मारते कि उसको काट सके, मतलब मोस्टली चॉपिंग बोर्ड पे लाइनिंग तो आ जाएगी लेकिन उससे कट के कुछ नहीं जाएगा। कट के कुछ अच्छी नहीं क्वालिटी की चॉपिंग बोर्ड है। शेफ, एक चीज हमने देखी है कि जैसे कि बेकरी में एग का बहुत ज्यादा यूज होता है, जी दूसरा कलनरी में मीट का बहुत ज्यादा यूज होता है, कई जी जगह नहीं भी होता। हाँ जी बट बहुत सारे ऐसी हमारे रिलीजन के, जैसे जैन रिलीजन के लोग हैं, जी वो लोग ना एग प्रेफर करते हैं ना चिकन वगैरह, तो दे वांट कि हम सिर्फ एगलेस प्रोग्राम में ही बेसिकली उसी को सीखें। जी तो क्या ऐसा कोई प्रोग्राम होता है जो लोग, जो जैन कम्युनिटी बोलिए या जो लोग वेजिटेरियन नॉनवेज है, नहीं नॉनवेज खाते। नहीं खाते, हाँ। नहीं खाता। उनके लिए क्या ऑप्शन होता है इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए? देखिएगा, मैं अगर बात करूं तो अब ऑप्शन है, अब से पहले नहीं होता था। एक होटल है कंट्रीन, अभी तो रेडिसन इन हो गया है सहीबाबाद में। वहाँ पे जो जनरल मैनेजर हैं शेफ सुशील चुग, मेरे पहले एग्जीक्यूटिव शेफ भी थे वो। जी।
तो वो होटल पूरी तरह से एक तरह से नॉन वेज प्रीफर, वहाँ पे वो पूरी तरह से वेजिटेबल होटल है। ओके। आपके केक्स, पेस्ट्रीज, सब कुछ, मतलब उसमें हम्म। सब जो है वो वेज है, पूरा होटल ही वेज है। मैं रेस्टोरेंट की बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो वेज हैं। आप अगर गाजियाबाद से हरिद्वार की तरफ को जाएंगे तो यहाँ सारे वैष्णव ढाबे मिलेंगे, वैष्णव होटल हम्म। मिलेंगे, जहाँ पे वैष्णवी हम्म। जगह पे नॉनवेज होता ही नहीं है। तो उनके लिए हमने एक 3 महीने का प्रोग्राम है प्योर वेज, वो एनरोल कर सकते हैं हमारे पास। और एक 2 महीने का प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास हाउस वाइफ, होम बेकर, होम शेफ वो सब ज्वाइन करते हैं, जिसमें हम वो सारी चीज़ें एगलेस सिखा देते हैं जो कि एग होनी चाहिए। अब जैसे बाय हम्म। डिफ़ॉल्ट मैं उसमें कैरेमल कस्टर्ड नहीं सिखा सकता, क्योंकि कस्टर्ड जो है वो एग बेस है। बस उसकी जगह क्रीम कैटलाना एक वर्ड होता है, वो सिखाया जा सकता है, मतलब उसका अल्टरनेट सिखाया जा सकता है। एग्जैक्ट हूबहू वो नहीं सिखाया सकता। अगर हम तिरामिसू की बात करें तो तिरामिसू में तो एग वाइट का बनेगा, अच्छा मराइंग बनेगा इटालियन स्टाइल का, तो वही जाएगा। लेकिन अगर कोई एगलेस सीखना चाहे तो वो विकल्प भी है। जी। एग्जैक्ट वो नहीं तिरामिसू होगा इटालियन स्टाइल, बट सीखा जा सकता है। एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे ये समझ में, आपने अभी बताया कोर्सेज आ रहे हैं, जी। बट आपके जो कोर्सेज हैं वो बाकी सब के मुकाबले कहीं ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली हैं, उसका क्या कारण है? ये सवाल मेरे पास आता है, बहुत आता है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप जब इसी कोर्स को थ्योरी करने जाएं, किसी कोर्स का अगर थ्योरी पार्ट है, सपोज कीजिएगा आप कहें कि आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा सिखाना है जहाँ पे 20 स्टूडेंट बैठेंगे, बैठ के एक एसी चलेगा, एक टीचर की कोर्स आएगी और शाम तक वो सीखेंगे, घर चले जाएंगे, मतलब वो बैठ के कुछ थ्योरी कर रहे हैं। सो उसमें आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है ऑपरेशनल, केवल आपकी एसी की है, एक टीचर की और आपका रेंट है। जब आप इसी को प्रैक्टिकली सिखाते हैं तो अब प्रैक्टिकली वो सारी चीज़ें चाहिए, वो चॉकलेट चाहिए, वो ब्रेड चाहिए, ब्रेड बनाने के लिए वो चॉकलेट चाहिए, वो बटर चाहिए, या जो जो एलिमेंट हैं पेस्ट्री में स्पेसिफिकली, वो सारे बहुत महंगे हैं। मैं अगर उसको कंपाउंड से सिखाऊं, यानी उसका चिपर वर्जन जो है, कोई भी कंपनी है, तो वो 300 रुपये किलो आ जाएगी। लेकिन अगर मैं उसको कवर्चर से सिखाऊं जो प्योर चॉकलेट है, सो वो कोई भी चॉकलेट, अच्छी चॉकलेट 1500 रुपये किलो से कम नहीं आएगी। मैं उसको मार्जिन से सिखाऊं, मार्जरीन चीपर वर्जन ऑफ बटर है, वो 100 रुपीज़, 120 रुपीज़ मैक्सिमम केजी होगा। लेकिन मैं उसको अगर अमूल या किसी भी कंपनी का, मतलब मैं अगर बटर से सिखाता हूँ सो वो 600 रुपीज़ केजी है। मैं अगर उसको और भी एक्स्ट्रा ड्राई बटर से सिखाता हूँ जो फ्रांस या विदेशों से आता है, किसी विदेश से, तो वो 1800 रुपीज़ पर केजी है। बिकॉज मटेरियल महंगा है और आप मटेरियल से प्रैक्टिकल बना के स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, तो कोर्स की कॉस्ट महंगी हो जाती है। और हमारा जो कोर्स है मोस्टली सारे कोर्स 9 to 5 है। 9 to 5 में प्रैक्टिकल कोर्स है, वो पूरी तरह से पूरे दिन स्टूडेंट काम करेगा, प्रैक्टिकली कुछ बनाएगा तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो फिर हमारे कोर्स की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। सर बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, बट एजुकेशन प्रोसेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एजुकेशन प्रोसेस क्या है। डिग्री, डिप्लोमा, या कई बार हमने देखा है कि लोग आईएचएम का कोर्स करके फिर उसके बाद कई बार लेवल 2 का जो है, जो आप लोग सर्टिफिकेशन ऑफर करते हैं, वो जी। करने आते हैं, राइट, या डिप्लोमा करने आते हैं। तो उसका अगर आप कंप्लीट प्रोसेस एक बार समझाएं तो जो लोग बिल्कुल न्यू हैं इस इंडस्ट्री में और जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और बेस्ट वे क्या है इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का। अच्छा, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। इसमें जब हम होटल मैनेजमेंट करते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन बचते हैं। चाहे आप, अब तो सारे डिग्री कोर्स होने लगे, 3 ईयर और 4 ईयर। आप फ्रंट ऑफिस मैनेजर बन सकते हैं, आप एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बन सकते हैं, आप एग्जीक्यूटिव शेफ बन सकते हैं, आप F&B मैनेजर बन सकते हैं। ये 4 वर्टिकल हैं। जी। इसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो जनरल मैनेजर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप शेफ बनना चाहते हैं तो आपको होटल मैनेजमेंट करने के बाद भी, अगर आप बहुत जल्द शेफ बनना चाह रहे हैं, बहुत स्पीड से शेफ बनना चाह रहे हैं, तो आपको स्पेसिफिकली ऐसे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्स करने पड़ेंगे जी। जो लेवल 2 कहलाते हैं, सिटी एंड गिल्ड से एफिलेटेड है पूरी इंडिया में। वाई? बिकॉज आपको होटल मैनेजमेंट सारे सब्जेक्ट नॉलेज देते हैं, सारे सब्जेक्ट की, जो मैं कोर डिपार्टमेंट बता रहा हूँ, सारे डिपार्टमेंट की नॉलेज होती है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर शेफ बनने की बात बोली जाए, सो ऐसे स्कूल जैसे IBC की हम बात करते हैं, या फिर हम उसको वर्सेस होटल मैनेजमेंट बात करते हैं, सो एक महीने में लगभग 24 क्लासेस हमारी प्रैक्टिकल की होती हैं। उसके मुकाबले होटल मैनेजमेंट में एक साल में 24 क्लासेस होती हैं।
सो अगर किसी का मन शेफ बनने का है, एक प्रोसेस तो ये है कि वो होटल मैनेजमेंट करें, उसके बाद हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। दूसरा प्रोसेस ये है कि आफ्टर 10+2 वो डायरेक्ट हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, और जो समय उनका 3 साल वो कोर्स करने में लगेगा। अभी तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की रिस्पेक्ट बराबर है, अपनी ग्रेजुएशन करते रहें वो, एंड उसके साथ साथ अपना एक्सपोजर इंडस्ट्री में अपने आप को इंडल्ज करके लें, अपने आप को ज्वाइन करा के लें। 3-4 साल में आप ये मानिए कि आप फ्रेशर की तरह ज्वाइन किया 4 साल के बाद, या 4 साल के बाद आपको 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया। सो अभी जो बहुत एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स का जो दौर है इंडिया में जो चल रहा है, उसके लिए अच्छा है कि आप आफ्टर 10+2 6 मंथ का कोर्स करें, 6 मंथ की ट्रेनिंग करें, 3-4 साल एक्सपीरियंस लें। मतलब मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप फ्रेशर हों और आप अपना काम शुरू करें, आप एक्सपीरियंस लें, और जितनी देर में आप वहाँ से डिप्लोमा या डिग्री करके आ रहे हैं, इतने समय के बाद आप अपना कुछ भी शुरू कर सकते हैं। पेस्ट्री शॉप शुरू कर सकते हैं, अपना रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं, जो भी आपका मन है शुरू करने का, कैटरिंग कंपनी या आपका क्लाउड किचन आप कर सकते हैं। मतलब ये आसान हो जाता है क्योंकि आपको सब्जेक्ट नॉलेज प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग हो जाती है। शेफ एक और क्वेश्चन अभी है, जैसे ये तो हो गया अपना जो कोई कैरियर एज एन लेकर चाह रहा है जी, देयर आर मेनी पीपल जो उसको एज एन हॉबी कुछ करना चाहेंगे, जैसे कोरोना में आपने बताया, तो कुछ जो इसको एज एन हॉबी ले सकते हैं, क्या इस तरीके भी कोई कोर्स है? या फिर जो लोग, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लोग रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, हाँ, बेकरी ओपन करना चाहते हैं, उनके पास एजुकेशन उतना का सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट नहीं है। जी। बट वो चाहते हैं कि स्किल बेस्ड कुछ हो जाए, रेस्टोरेंट ओपन कर लें, बेकरी ओपन कर लें, या होम बेकर, जैसे फीमेल्स आजकल बहुत सारी होम बेकर्स जी, हैं, बिल्कुल। उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? एक तो आप इसको हॉबीचुअली भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे, और एक हमारा वीकेंड कोर्स होता है कि वो है ही सैटरडे और संडे वीकेंड में। Okay. पूरा कोर्स जो हम 6 महीने में सिखाते हैं, इसको वीकेंड में भी सीख सकते हैं आप। मैं इसको क्यों प्रमोट ज़्यादा करता हूँ वीकेंड वाले कोर्सेज को, आप अपना कोई काम कर रहे हैं वो भी करते रह सकते हैं, जॉब कर रहे हैं वो भी करते रह सकते हैं। दिल्ली में तो मोस्टली 5 डे जॉब है, तो आपके पास सैटरडे संडे होता है। हाँ, थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि सैटरडे संडे में 2 दिन की जो छुट्टी मिलती है उसमें भी आप कुछ कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि अगर आप एक अच्छे रेस्टोरेंट या अच्छी बेकरी या अच्छे बेकरी कैफ़े को ओपन करना चाहते हैं, और आपकी अपनी बनाई हुई SOPs हैं कि ये रेसिपी है, ये फॉर्मेट है, इतना इसमें इसके इंग्रेडिएंट की ये कॉस्ट है, और ये इसका प्राइसिंग है, और आप अपने शेफ को बोले कि शेफ आप ये बनाना है आपको, तो उसमें आप ओनर ही रहते हैं, और शेफ जो है वो आपके हिसाब से काम करता है। जब आप अपनी सब्जेक्ट नॉलेज पे ज़ीरो होते हैं, सो जैसा शेफ कहेंगे या जैसा मैनेजर कहेंगे सर्विस वाले, या जैसा हाउसकीपिंग वाले कहेंगे, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। आप ओनर हैं, लेकिन आप हिसाब से उनके काम करेंगे जैसा वो कराना चाहेंगे, आपका जिसको भी आप अपने लिए हायर करेंगे। सो आपको अपनी सब्जेक्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ऐसे कोर्सेज स्किल वाले ज्वाइन करने चाहिए, अगर आप अपना भी ओपन करना चाहते हैं, और आप अगर अपने स्किल को अप स्किल करना चाह रहे हैं कि जो शेफ करा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, तभी भी आपको ये कोर्स करने चाहिए। मतलब ये आप 1-2 दिन की हॉबी क्लासेस के हिसाब से भी इन क्लासेस को हमारे पास इसमें आके शेफ एक ज्वाइन और कर मेरा सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे जो फूड बिजनेस, जैसे कहा एंटरप्रेन्योरशिप का दौर है, स्टार्टअप्स का दौर है, जी, तो जो लोग हैं ना फूड बिजनेस को लेके बड़ी टेम्पटिंग सी चीज़ है, या फूड बिजनेस के अंदर इनकम बहुत अच्छी है, फूड बिजनेस बहुत ज़्यादा चलते हैं, कहीं पे भी ओपन कर दो, बट इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी है शेफ़ के ऊपर, या जो आपके कुक्स हैं उनके ऊपर एक काफ़ी बड़ी डिपेंडेंसी है। मैंने इन्वेस्टमेंट करी और एक ओपन कर दिया, एक स्टार्टअप ओपन कर दिया, जी। बट अगर मेरा शेफ़ वहाँ से चला गया, या मेरा जो उसको प्रिपेयर करे वो चला गया, जी, तो ना तो वो वैसा टेस्ट दे पाएगा, और आपका बिजनेस वहीं के वहीं हो जाएगा। तो इसको डिपेंडेंसी बिजनेस बोला जाता है हमारी अपनी लैंग्वेज में। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि सर आपको, मतलब मैं अगर एक रेस्टोरेंट ओपन करने जा रहा हूँ और इस पे मेरी नॉलेज नहीं है, तो फिर ये एक रेस्टोरेंट की बात नहीं है। फिर आप चाहे मोबाइल शॉप ओपन करने जाएं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक का कोई आइटम ज्वाइन कर शॉप ओपन करने जाएं, या फिर आप एक कपड़े की छोटी सी दुकान भी खोलने जाएं, और आपको कपड़े की परख नहीं है, आपको नहीं पता, तो आप जिसको भी रखेंगे मैनेजर ऑन बोर्ड, वो अपनी नॉलेज से आपको चलाएगा। जिस दिन वो जाएगा उस दिन नॉलेज भी उसके साथ चली जाएगी। तो इसलिए अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो लेनी चाहिए। जब आप ये कहेंगे कि रेसिपी ये है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है, SOPs हमारी ये है,
अब आप जाएंगे तो दूसरा आदमी करेगा इसी काम से, तो आपका स्टैंडर्ड कभी भी जो भी मेंटेन होगा वो डिग्रेड नहीं होगा, बिकॉज वो एसओपी सेट आपने की है। शेफ हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, शिल्पा शेट्टी है, युवराज सिंह है, शिखर धवन है, विराट कोहली है, राइट, और इवन धर्मेंद्र जी हैं जिन्होंने अपने रेस्टोरेंट चेन ओपन किए। तो ऑब्वियसली एक एसओपीज को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं। तो इन सब के सक्सेस के पीछे का रीजन क्या है शेफ? ऑफ कोर्स मैं ये कहूँगा कि वो एसओपी ही है, हम्म बिकॉज आपको तो नहीं पता कि पीछे किचन में हम्म जो बैकबोन है किसी भी रेस्टोरेंट की उसमें कौन शेफ काम कर रहा है, लेकिन वो बहुत ही आप ये मानिए कि बहुत लायक शेफ होंगे। एक हीरो हीरोइन की किसी भी की पिक्चर एक बार देखने के लिए हम्म कि कैसे हैं, क्या कभी वो आ जाएं, क्या कभी उनसे हम्म मीटिंग हो जाए, इस हम्म शायद इस ये सोच रख के कोई गेस्ट आ सकते हैं एक बार दो बार। हम्म अगर खाना अच्छा नहीं है, सर्विस अच्छी नहीं है, तो आपने चाहे किसी भी बड़े स्टार का वो रेस्टोरेंट बना हुआ, दोबारा से अपने गेस्ट को रिटेन नहीं कर सकते। बल्कि इससे भी ज़्यादा जो सक्सेस रेशो है पूरी दुनिया में, मैं दुनिया की बात करूं तो मुझे याद आते हैं किचन में सबसे जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं शेफ विकास खन्ना। हम्म उनके जो बेंगलो का जो स्टाइल है, हम्म जो खाना वो सर्व करते हैं, चाहे वो रबड़ी फलूदा है, चाहे वो हम्म गुलाब जामुन है, या फिर शेफ रणवीर बरार अपने काशकन जो दुबई बेस्ड है उनका, उसमें जो वो खाना सर्व करते हैं, जो एसओपीज उन्होंने सेट की होगी, जो एक्सपीरियंस उन्होंने थ्रू आउट द टाइम पुट ऑन किया है, जो वहाँ पे प्लेट में सजाया है और गेस्ट को जो एंजॉय करने के लिए मिला है, वो तो खुद ओनर है, तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता कि ओनर खुद शेफ हैं। हम्म मैं इंडिया की बात करूं तो शेफ हरपाल सोकी के हम्म कारीगर रेस्टोरेंट्स हैं, जी शेफ संजीव कपूर के येलो चिलीज हैं, जी ये सारे वो शेफ्स हैं जिनको खाने के मतलब जो लौंग हाथ में लेंगे तो वो बता देंगे कि ये मुझे डालनी है या हम्म ये नहीं डालनी। एक छोटी सी लौंग की मैं बात करूं, इलायची की बात करूं, सो जब ये एसओपी यहाँ से बन के जाएगी, जिसके दिल में ही, जिसके ब्लड में ही शेफ होना है, या वो जो हो चुके हैं, ब्रिगेड हो चुके हैं, जो बहुत बड़ा नाम कमा चुके हैं, इनके रेस्टोरेंट का सामना कोई कर ही नहीं सकता, बिकॉज वो बनाया ही एसओपी उस व्यक्तित्व ने है जो शेफ हैं। हम्म उनको किसी का प्रेशर नहीं है कि मुझे बिजनेस ज़्यादा लेना है, ज़्यादा लोग आए, उनको पता है कि मुझे क्या सर्व करना है और मुझे क्या कमाना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना, वो एक अलग बात है, लेकिन उनको पता है कि मेरा गेस्ट जब आए तो वो दोबारा से ये सोच के आए हैं। आपको पता है 15 मिनट में, बल्कि 15 मिनट में शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, कुछ सेकंड में शेफ़ के मोस्ट ऑफ द शेफ़ जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनके रेस्टोरेंट की बुकिंग फिल हो जाती है। जी सेम लाइक आईआरसीटीसी में आपका तत्काल टिकट बुक हो जाता है, सब पहले से भर के रखते हैं अपना पूरा वो। तो एक बार कोई शेफ बताते हैं कि मैं आज तक अपने रेस्टोरेंट की नहीं ले पाया, सीट नहीं ले पाया, क्योंकि इतनी क्विक, उनसे स्मार्ट लोग इतने ज़्यादा हैं कि मुझसे ज़्यादा स्मार्ट लोग इतने हैं कि उससे पहले ही वो फिल हो जाती है। जी सो जब यही काम आप ये मानिए कि इसीलिए अगर आप एक छोटा सा सिस्टम भी खोलना चाह रहे हैं, मैं मोरल ऑफ द स्टोरी की बात बताऊं, तो आपको अपने सब्जेक्ट मैटर का पता होना चाहिए। उसके लिए आपको बेसिक स्किल जरूर लेना चाहिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो। शेफ आपने एसओपी की बात की, तो जैसे हम हल्दीराम में जाते हैं, जी तो हल्दीराम का जैसे छोले भटूरे आया, जी तो वो प्लेट का पैटर्न, जी मैं कम से कम 15-20 दिल्ली नोएडा में रहता हूँ, तो नोएडा के बहुत सारे जी रेस्टोरेंट में जहाँ कहीं भी हल्दीराम में गया हूँ, तो वो देखता हूँ कॉमन जितना छोले का क्वांटिटी भी कई बार लगता है कि भाई सेम ही है, जी या फिर जितने आलू आ रहे हैं, जितना उसमें प्याज दो आ रहा आलू है, डालेंगे तो वो जी दो ही आलू 2 ही मिलेंगे आलू उसके आ अंदर। रहे हैं। तो बिल्कुल। ये ऐसा क्यों नहीं होता कि 2 की जगह 4 आलू क्यों नहीं डल जाते? इसके पीछे रीज़न क्या होता है शेफ? इसके पीछे है ट्रेनिंग। हुँ, जो वो एसओपी सेट हुआ है उसको ट्रेनिंग में फिर मॉड्यूल में डाला गया है और वो ट्रेन किया गया है कि आपके पास जो लेडल है ये भर के डालना है आपको, और हुँ, इधर से टोंग से आपको 2 पोटैटो डालने हैं, इस टोंग से 1 ग्रीन चिली डालनी है, और पीछे से जो टेम्परेचर है जिसमें से भटूरा तल के आया है आपके पास, फ्राई होके आया है, वो सर्टेन है। मतलब वो जो भी उन्होंने सेट किया होगा, मतलब मेरी नॉलेज तो नहीं है वो कितना हुँ, होगा, वो उतना ही है कि आप देखेंगे कि किसी भी भटूरे की शेप आपको ऐसी नहीं मिली होगी कि वो आपको डिफ्लेक होके मिला हो। वो बिल्कुल हुँ, परफेक्ट भटूरा मिला है। आप उसको टच करेंगे तो आप उससे
ऑयल नहीं निकाल सकते। और डीफ्लेक हो भी गया तो मैं देखता हूँ कई बार वो काउंटर पे ही उसको निकाल देते हैं। आपको वही मिलेगा जो उनकी शेप एंड साइज है, जो उनकी पिक्चर का स्टैंडर्ड है। हम्म, सो जब आपको मिलेगा तो वो उनकी एसओपी से मिलेगा, तो आप कहेंगे कि दैट इज द एसओपी। चाहे वो आप कनॉट प्लेस में खाएंगे, चाहे गुड़गांव में खाएंगे, चाहे नोएडा में खाएंगे, आपको ये एक जैसा ये मिलेगा। वो एसओपीज हैं जो हम लोग अपने वर्क कल्चर के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। सबसे और बड़ी शायद तो मैं ये इसी बोला इसी ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बातचीत करूंगा। देर बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। शेफ जिसको हम इतना एक बहुत मतलब रेस्टोरेंट या उसमें कह रहे हैं कितना एसओपी ड्रिवन बिजनेस है कि थ्रू आउट द चेन या कहीं पे भी जी आपकी एक जो डिश बन रही है वहां पे भी वो उसी तरीके की एसओपी भी हो रही है, इसीलिए वो सेम टेस्ट आपको दे पा रहे हैं। आप चाहे तभी इस चेन में हल्दीराम चले को जाओ, हम इतना वहां बड़ा चले 70-80 जाओ। हजार के ब्रांड की तरह, करोड़ की तरह ये जानते हैं। हल्दीराम एक शेफ मैं तो बोलूंगा एक प्राउड मूवमेंट है पूरे इंडिया के लिए कि जी हम्म हाँ। हम अब तक मैकडी आ रहा है, केएफसी आ रहा है, बट जो हल्दीराम ने काम करके दिखाया है, जो इंटरनेशनली जितना डेवलप हो गया, दैट्स एन प्राउड मूवमेंट टू एवरी इंडियन। एवरीवन। एंड मैं तो इंडियन होने पे भी सब्जेक्ट मैटर पे बहुत प्राउड करता हूँ, बिकॉज मैं यूएस में काम किया 3-4 साल, और हम वहाँ के मैकडी में गए कभी ये देखने के लिए कि हमारे मन से तो ऐसा था कि हम सेम जैसे हमारा मैकडी, जब हम अपना आलू टिक्की बर्गर ऑर्डर करेंगे तो ऐसा आएगा, लेकिन उनका टेस्ट तो उनके कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से था। उनके जैसा हम्म उनका दैनिक व्यवहार है खाने में, जो जिस तरह से वो एंजॉय करते हैं, लेस स्पाइसी, बिल्कुल उनके सॉस भी ऐसे ही उनके स्टाइल के। लेकिन जब वही कंट्री की कंपनी इंडिया में आती है तो इंडियन स्पाइस को यूज़ करते हैं। चिली का जो ग्रेड है, जो गेज है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम थोड़ा सा स्पाइसी खाना, तो हमारी टिक्की हमारे स्टाइल से बनाई गई। तो आप अगर केएफसी की भी बात करें तो जो हमारे स्पाइसेस हैं, या आप पिज़्ज़ा हट की भी बात करें या मैकडी की भी बात करें, तो आप सेम स्पाइस आपको यूके में नहीं मिलेंगे। मैं इटली जाता हूँ सिजिप में हर साल, तो वहाँ पे ये स्पाइस नहीं मिलता, लेस होती है, चिली भी लेस होती है, स्पाइसेस भी लेस होती है, ओरिगेनो भी लेस होती है। यहाँ पे हमें सब कुछ हमारे हिसाब से मिलता है। तो कोई कंट्री भी आएगी स्पेसिफिक अपने प्रोडक्ट को लेके, तो वो हमारी कंट्री के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेगी, हमारी कंट्री के हिसाब से फ्लेवर डेवलप करेगी, क्योंकि हम एस्पैरेगस हमारे देश में पैदा नहीं होता, हम्म तो हमारे खाने में वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। एवोकाडो नहीं होता, तो हमारे खाने में बहुत ज़्यादा एवोकाडो नहीं होगा। जो उनकी डिशेज़ होगी जिसमें वो मैंडेटरी है, जो वो जाना है, तो वहाँ जाएगा। बट अगर मैं कहने लगूँ कि आपको मैं एवोकाडो सूप पिलाता हूँ, तो आप क्या एन्जॉय करेंगे? आपको टोमेटो धनिया शोरबा ही पसंद आएगा, राइट बिकॉज़ हमारे राइट ब्लड में वही है। हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल सही। शेफ आपने अभी मेंशन किया कि आपने 3 साल यूएस में भी काम किया, और आप अलग अलग कंट्रीज में आप कहीं ना कहीं कुछ असाइनमेंट बेसिस पे भी कुछ ना कुछ इवेंट सेमिनार्स में भी जाते रहते हैं। जी। बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिला हूँ आपकी इंडस्ट्रीज के, मैंने आपके साथ में बड़ा क्लोजली काम किया है। जी। तो जो बच्चे चाहते हैं कि मैं इंटरनेशनल, लेट्स सपोज यूएसए में, दुबई में, यूरोप की किसी 5 स्टार होटल में जाके जॉब करूं या शेफ बनूं, है ना, वहाँ से अर्निंग ऑब्वियसली एक बेटर लेवल की एक अर्निंग अर्न होती है। जी। वो कैसे इंटरनेशनल होटल्स में जाके शेफ बन सकते हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस रहता है इंटरनेशनल होटल्स में जॉब लेने के लिए? जी। सो मैं मोस्टली बात करूँ, सो मैं कार्निवल क्रूज़ लाइन में काम किया 3 साल, हम्म और उनकी मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके। सो अगर आपको केवल 1 साल का एक्सपीरियंस है, आप चाहे सिंपल ग्रेजुएट हैं, चाहे आपने लेवल 2 डिप्लोमा किया हुआ है, एंड आपने होटल में, अच्छे 5 स्टार होटल में 1 साल काम किया है, तो आप तो एलिजिबल फाइव हैं स्टार होटल में 1 ईयर, 1 ईयर। सो अदरवाइज नहीं, उनको 5 स्टार होटल हाँ, का वन अगर मैं ईयर शिप की बात करूँ, किसी भी कंपनी के क्रूज़ शिपिंग पे आप जाना चाहते हैं, हम्म क्रूज़िंग करना चाहते हैं, तो आपको ये जॉब आसानी से मिल जाएगी। मुंबई, दिल्ली में हर साल इंटरव्यू होते हैं, मतलब हम भी अपने इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट है। उसके बाद अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे जाना चाहते हैं, तो मिनिमम 3 टू 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। आप ये मानिए कि पूरी दुनिया में हम वो देश हैं जहाँ पे टेक्निकली सबसे ज़्यादा लेबोरियस, सबसे ज़्यादा मेहनती लोग हैं। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे ब्लड में है, बीइंग इंडियन। और हम वो देश भी हैं जहाँ पे सारी चीज़ें मशीन से बन के नहीं आती। क्योंकि जब मैं बात करता हूँ यूएस की, तो वहाँ पे जो पालक है वो एक जिप बैग में आया है, और वो पहले से नीट एंड क्लीन होके, वॉश होके, उसके ऊपर ग्रामेज भी लिखा हुआ है। तो अगर मैं वहाँ पे धनिया वो ये बनाता हूँ, पालक पनीर बनाता हूँ, तो मेरे पास पालक क्लीन है,
मुझे अपनी रेसिपी जो भी होगी उससे मैं पनीर बनाऊंगा। यहाँ पे इंडिया में आपको पालक भी धोना पड़ेगा पहले, क्लीन करना पड़ेगा। सो जब हम बात करते हैं मेहनत की, तो हिंदुस्तान में शेफ जो हैं किसी भी क्यूजिन में काम कर रहे हैं, वो पेस्ट्री, बेकरी, इंडियन, चाइनीज, ज़्यादा मेहनती हैं। तो हमारी डिमांड, इंडियंस की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। लेकिन यस, आपको मिनिमम 3 to 5 ईयर काम करना पड़ेगा अच्छे 5 स्टार होटल में। क्रूज शिप में जाना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 साल तो काम करना ही पड़ेगा। आपके पास लेवल 2 या होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा ज़रूर होना चाहिए। शेफ जी। ऐसी कोई ऐसी टिप देना चाहेंगे जो भी हाउस के अंदर, अपने घर के अंदर, जो फीमेल्स एज एन पैशन, एज एन हॉबी बेकिंग कर रहे हैं, केक बना रहे हैं घर के अंदर, कोई ऐसी उनको टिप देना चाहेंगे जो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो? देखिएगा, ऐसे तो बहुत सारी टिप है, बट स्पेसिफिकली जो मैं टिप देना चाहूँगा कि आप अगर अपने घर से कोई बिजनेस कर रहे हैं तो प्लीज़ ये एश्योर कीजिएगा कि जो आप बना रहे हैं वो आपको क्या कॉस्ट पड़ रही है। बिकॉज हम क्या करते हैं यूजुअली कि सपोज कीजिएगा किसी ने कहा कि एक सैंडविच ब्रेड बन जाएगी क्या, मैंने वो ऑर्डर ले लिया। अब मैं इसको अगर मैं साइंस के लिहाज से देखूं कि इसमें मुझे कितने पैसे अर्न कर पा रहा हूं मैं, तो एक ब्रेड को बनाने के लिए मिनिमम मुझे उसके अलग अलग फेजेस में उसको फर्मेंट करना पड़ेगा, वो एक अलग स्टाइल बात है। उससे अलग उसकी 45 मिनट्स की बेकिंग है, और उसके बाद वो मैंने 100 रुपीज़ में सेल की, तो इतना तो मेरा ओवन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर जाएगा जितने में वो ब्रेड बन के बाहर आएगी। और वो मतलब उससे 2 गुना होगा। हो सकता है कि वो 200 रुपये का मेरा इलेक्ट्रिसिटी चला जाए और 100 रुपये में मुझे वो सेल करनी पड़ेगी। तो आप अगर होम बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपनी कैलकुलेशन, अपनी एक्सेल पे बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसमें आप अपनी लेबर कॉस्ट भी ऐड कर रहे हैं क्या, आप इवन अपनी ओवरहेड भी ऐड कर रहे हैं क्या। इवन की इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा सा पॉइंट है जो उसको हम लोग नॉर्मली जो घर में काम करते होंगे नेग्लेक्ट ही कर देते होंगे नेगलेक्ट कि कर यार दे, ये और तो उसमें आपकी लेबर है। बाई चांस अगर मैं कहता हूँ कि एक शेफ है और एक वो शेफ हैं जो 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, और वो एक केक बनाते हैं, 2 घंटे उस केक को बनाने में लेते हैं, तो उस केक की उसकी कॉस्ट अलग कॉस्ट होगी। अलग हो गई। और एक वो व्यक्ति जो 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, वो केक बना रहे हैं, उन शेफ की कीमत अलग होगी। ऑल्दो वो अलग नहीं होगी बिकॉज़ एक ही जगह सब काम कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ कि एक वो व्यक्ति जिसका समय बहुत कीमती है और वो उस काम को कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उसके प्रोडक्ट की कीमत हो जाएगी। सो मुझे लगता है कि आज के इस पॉडकास्ट से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो जो शेफ ने छोटी छोटी बातें मेंशन की और बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल एसओपी के बारे में हमने बात की, करियर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स को उठाया, सर्टिफिकेशन की हमने बात की कि कैसे, और राइट एजुकेशन सिस्टम या राइट अप्रोच आपका क्या होना चाहिए अगर आप भी शेफ बनना चाहते हैं। तो आप इस एपिसोड को देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और शेफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सारी नॉलेज, डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस थैंक के यू, साथ में शेयर किया। होपफुली लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो थैंक मच यू सर, वेरी मच, थैंक यू सो जी, मच। थैंक यू। थैंक यू।